बरसात की वो रात जब आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी पुराने गुनाह की गवाही दे रही थी। गांव का नाम था भैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर खड़ा था एक पुराना बरगद का पेड़ जिसके नीचे से आज तक कोई सही सलामत वापस नहीं आया। काका, आज फिर किसी ने उस पेड़ के नीचे रोने की आवाज सुनी है। लेकिन उस बरगद के पेड़ में आखिर क्या है काका? जो भी जाता है वापस नहीं आता। रोना नहीं था बेटा, वो पुकार थी जिसे सुनकर आदमी खुद वहां चला जाता है। इसलिए उस बरगद के पेड़ के आसपास भी भूल कर भी मत जाना। आवाज बहुत खतरनाक होता है बेटे, आदमी गुमराह हो जाता है। लेकिन काका, लोग कहते हैं वहां कोई औरत भटकती है, क्या ये सही बात है? औरत नहीं, वो एक गलती है हम सब की, जिसकी सजा आज तक हम लोग भुगत रहे बेटा। ये बहुत लंबी कहानी है, क्या बताएं तुम्हें, लेकिन कब तक अपने दिल में ये बोझ दबा के रखें। अब तुम लोग को ये राज बताना पड़ेगा। हरिहर काका की आवाज में ऐसा बोझ था जैसे वो सालों से किसी सच को दबाए बैठे हों। रमेश की जिज्ञासा डर से ज्यादा भारी थी। उसी रात उसने तय कर लिया, वो बरगद के नीचे जाएगा। एक दिन की बात है जब सीता ने एक रामू नाम के लड़के से प्यार कर बैठी। अचानक कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि सीता मां बनने वाली थी, जबकि शादी नहीं हुई थी। लेकिन उसके प्यार को कोई समझ नहीं पाया था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी, जबकि उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि मालूम था वो मां बनने वाली है। मैंने देखा कि वो ठंड से बहुत कांप रही थी। फिर मैंने सोचा कि अपने घर पर बुला लूं, लेकिन गांव का जमींदार बहुत कड़क था, इसलिए मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया। मुझे लगा कि मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उस रात कुछ ऐसा होगा कि सीता की जान चली जाएगी। और उस रात ऐसा ही हुआ कि सीता की जान चली गई। फिर उसके बाबा ने डर के मारे उसी रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे एक गड्ढा किया और उसमें डाल दिया। और मिट्टी भर दिया ताकि किसी को पता नहीं चले और वो भी बच जाए। लेकिन अचानक कुछ दिन बाद वहां से किसी की रोने की आवाज आई, तो लोग समझे कि कोई बच्चा रो रहा। और फिर एक आदमी वहां गया, लेकिन वहां से दोबारा कभी नहीं आया। उस दिन से ही ये सिलसिला चलता रहा है। जब कुछ दिनों तक यही सिलसिला चला रहा तो गांव वाले रात में वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि सबको पता चल गया था कि जो वहां जाता है वापस लौट के नहीं आता कभी भी। इसलिए मैं तुम लोगों को समझाता हूं कि रात में कहीं मत जाना। लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ काका, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो उसकी बेटी थी। अब क्या करें बेटा, भगवान को यही मंजूर था, तो जो होना था वो हो गया।
लेकिन अब ये मुसीबत बन गई है। अब इसमें गांव वालों का क्या दोष था जो आज सजा हम लोग भुगत रहे हैं। वो तो अपना घर बेचकर चला गया गांव छोड़ के। फिर अचानक रमेश उसी बरगद के पेड़ की तरफ चला गया, जबकि हरिया काका वहां जाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। हवा अचानक रुक गई। पेड़ की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी और तभी औरत की आवाज। रमेश, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मालूम है ना, जो यहाँ आता है वापस नहीं जाता है। तुम्हें तो पता करने की बहुत शौक था कि यहाँ क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ क्या हुआ था। कौन है वहां? सामने आओ। सामने आई तो तू भाग जाएगा, पीछे मुड़ा तो तू मेरा हो जाएगा। रमेश के पैरों ने साथ छोड़ दिया, पसीना ठंडा हो गया और तभी पेड़ के नीचे से एक आकृति उभरी। मैं इस गांव की बेटी थी। मेरा नाम था सीता। है, मेरा गलती सिर्फ इतना था कि मैं रामू नाम के लड़के से प्यार करती थी और शादी से पहले मैं उसके बच्चों की मां बनने वाली थी। लेकिन वो बारिश की रात में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और गांव वालों ने भी साथ नहीं दिया। इसलिए मैं एक एक करके बदला लेती हूँ। लेकिन मेरा चीख किसी ने नहीं सुना। मैं तड़पती रही और ठंड के मौसम और भीगती बारिश। लेकिन तू तो मरी हुई है। मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। इसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के डाल दिया गया। इसलिए मैं यहीं रहती हूँ, यहीं मेरा घर है। बरगद की जड़ों से खून टपकने लगा, हवा में बदबू फैल गई और सीता की आंखों से आंसू नहीं, सालों का बदला बह रहा था। काका जानते हैं, उसने ही तो मुझे सारी बात बताई। हरिहर काका सब जानते हैं। वो सब देख रहे थे अपने घर के सामने से, लेकिन वो भी नहीं बचाए। अगली सुबह पूरा गांव बरगद के नीचे जमा था। हरिहर काका खुद आगे आए। हाँ, हम सब गुनहगार हैं। हमने डर के कारण सच नहीं बोला, लेकिन यहाँ के जमींदार बहुत सख्त था, तुम तो जानती हो। लेकिन उसके बाद तुम्हारा बाबा अपना घर बेच के कब का चला गया और हम गांव वाले परेशानी का सबब बने।
उस दिन के बाद बरगद का पेड़ आवाजें बंद हो गईं, लेकिन भैरवपुर ने एक बात सीख ली, जो गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाता वो भी उतना ही दोषी होता है जितना गलत करने वाला। अगर आप चाहें तो मैं